बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडी का पार्ट 2 करेंगे। पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से 1947 तक, ये जितना टाइम पीरियड है इसमें जितने भी इवेंट्स हुए हैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ये वन पेपर जितने टेस्ट होते हैं पाकिस्तान स्टडी पोर्शन मोस्टली यहीं से आता है। FIA की टेस्ट हो, FGEI की हो या टीचिंग लाइसेंस की हो, इन तीनों पोस्ट में पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है और ये पार्ट जरूर आता है पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से 1947 तक। इंशाल्लाह आज के वीडियो में कंप्लीट पाकिस्तान मूवमेंट को कवर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। इसके साथ दोस्तों हमने FIA के जितने भी पोस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। 15 मई से इंशाल्लाह FIA की टेस्ट प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी सिलेबस है आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और जो हम पढ़ाएंगे, जो नोट्स और MCQs आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, इंशाल्लाह वहीं से टेस्ट आएगा। 50+ स्कोर इंशाल्लाह आ जाएगा। कंप्लीट सिलेबस FIA का पढ़ाया जाएगा। इसके साथ 8 मई को टीचिंग लाइसेंस की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको टीचिंग लाइसेंस की कंप्लीट गाइड, थ्योरी का CRQs पढ़ाए जाएंगे, टेक्निक्स बताई जाएंगी, किस तरह CRQs सॉल्व किया जाता है ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें CRQs के अंदर। पार्ट 1 आपको जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 में वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। सिलेक्टेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। जूम पे हम क्लासेस लेते हैं। अगर आपने तैयारी करनी है FIA पोस्ट की 15 मई वाला जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कोर्स हम 8 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप कांटेक्ट करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो डेट है 10 मई 1857 है। ये वार स्टार्ट हुई थी मीरठ से और ये फर्स्ट लार्ज स्केल वार हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जितने भी लोकल लीडर्स थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसके जो मेन काजेज हैं, पॉलिटिकल काज में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये डिफरेंट रियासतों को कब्जे करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसकी वजह से जंग किए बगैर ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट लोकल रियासतों को अपने कब्जे में कर रही थी। दूसरा इकोनॉमिकल रीजन था, बहुत ज्यादा टैक्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी फार्मर से ले रही थी। इसके साथ जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मिलिट्री कॉजेज में जो इंडियन सोल्जर्स थे, स्पेशली सिपाही जो थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, लो सैलरीज थी, प्रमोशन नहीं होते थे उनके। तो मेजर ये 3 कॉजेज थे। इसके अलावा ये जो वार हुआ था 1857 में, ये ब्रिटिश जीत गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जीत गया था। लोकल्स जो थे वो हार गए थे। इसके रीजंस क्या है? जो लोकल थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप इनकी वीक थी, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, डिफरेंट रियासतें अपने हिसाब से लड़ रही थी, सोर्सेज बहुत कम थे लोकल्स के लिए, वेपन्स नहीं थे और ब्रिटिश की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी उनके मुकाबले में। इस वजह से ये वार जो है वो हार गए थे। तो रिजल्ट क्या हुआ 1857 की वार के बाद? एक तो कंपनी रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो चुका था, उसका रूल एंड कर दिया गया था 1857 की वार के बाद। इंडियन एक्ट 1858, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको खत्म किया गया था और इंडिया पे पूरा कंट्रोल ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो चुका था। इस वार के बाद ऑफिशियली जो है वो मुगल एम्पायर का एंड हो चुका था। जो इसका लास्ट लीडर था बहादुर शाह जफर, उसको रंगून एग्जाइल किया गया था। रंगून ये शहर था बुर्मा के अंदर, वहां पर। नेक्स्ट यहाँ पे 1866 में दारुल उलूम देवबंद बना था। इससे पहले अलीगढ़ मूवमेंट चली थी। अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान ने डिफरेंट स्कूल्स बनाए थे जो साइंस और इंग्लिश की तालीम दे रहे थे। उस टाइम के जो रिलीजियस पीपल थे उनके हिसाब से जो इंग्लिश तालीम है वो मुसलमानों को अपने दीन से अलग करेगी। उसके मुकाबले में दारुल उलूम देवबंद ये मदरसा बनाया गया था, हाजी आबिद हुसैन ने एस्टेब्लिश किया था 1866 में। और इसका जो मेन पर्पस था कि मुसलमानों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाए और अलीगढ़ को कम्पीट किया जाए। 1867 में हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी। उर्दू क्योंकि गवर्नमेंट लैंग्वेज थी, बट बनारस के अंदर बाबा शिवा प्रसाद ने ये मूवमेंट शुरू की थी। सर सैयद अहमद खान का रिएक्शन यही था हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी पे कि ये लोग अगर हमारी जुबान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमें किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम का अगर अलग से कंट्री बना तो हिंदू किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वहां से क्रिएशन होती है 2 नेशन थ्योरी की। तो ये हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद सर सैयद अहमद को ख्याल आया था कि हिंदू जो है हमारे साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए मुसलमानों को अलग रहना चाहिए। अलग अलग कौम है मुस्लिम, हिंदू अलग कौम है। 1857 से 1900 तक जो मेन इवेंट्स हुए हैं उसको देखते
देखते हैं। 1862 के अंदर इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट आया था। फिर 1869 में गांधी की बर्थ हुई थी। 1873 में सत्याशोधक समाज लॉन्च किया था ज्योतिबा फुले ने। 1875 में आर्य समाज, ये एक हिंदुइज्म की मूवमेंट थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। 1876 में कायदे-ए-आज़म का बर्थ हुआ था। 1877 में अल्लामा इकबाल का बर्थ हुआ था। 1877 में ही केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था क्वीन विक्टोरिया को दिल्ली दरबार के अंदर, और ये वाइसराय थे उस टाइम, लॉर्ड लिटन उन्होंने। 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट आया था, ये प्रेस एक्ट था। 1882 में हंटर कमीशन आई थी, ये एजुकेशन की कमीशन थी जो हेड कर रहे थे डब्ल्यू हंटर। अंजुमान हिमायत इस्लाम, ये एक एसोसिएशन थी, 1884 में बनाई गई थी खलीफा हमीदुद्दीन की तरफ से। अल्बर्ट बिल 1884 में पास हुआ था, लॉर्ड रिपन ने प्रेजेंट किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1892 में बनी थी। इसी तरह ब्राह्मो समाज 1828 में कोलकाता में राम मोहन रॉय ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी ब्रह्मो समाज की। कांग्रेस का बनना 1885 में कांग्रेस बना था। ये जो कांग्रेस है इसका फर्स्ट सेशन मुंबई के अंदर हुआ था 1885 में। ये बनाया था A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को ये बना था कांग्रेस। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उमेश चंद्र बनर्जी थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बसंती 1917 में ये बनी थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बहादुरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 में ये बने थे। और कायदे आजम ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। 1905 के अंदर बंगाल तोड़ा गया था दो पार्ट्स में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर अब ये जो पार्टीशन हुई थी इसको मुसलमानों ने सपोर्ट किया था और हिंदुओं ने स्ट्रांगली अपोज किया था। इसके रीजन क्या है? क्योंकि जब एक बंगाल था, यूनाइटेड बंगाल था, उस टाइम पे ओवरऑल मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, मुसलमान मिनॉरिटी में रहते थे। बट जब ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया गया तो मुसलमानों को एक अलग अपना प्रोविंस मिला था, जिसकी वजह से मुसलमान खुश थे और हिंदू इसलिए खुश नहीं थे कि उनसे एक पार्ट बंगाल का चला गया और वहां पर वो मिनॉरिटी में आ गए। तो इसके रिएक्शन में स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं कांग्रेस वाले, जो हिंदू हैं वो स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं 1905 में। और इसके तहत इन्होंने ब्रिटिश जो गुड्स थे, ब्रिटिश जो चीजें थी बरतानिया अंग्रेजों की, उनसे इन्होंने बाइकआउट किया और स्वदेशी जो चीजें थी, देसी जो चीजें थी, उनको यूज किया। 1906 में शिमला डेपुटेशन जाता है। ये शिमला के अंदर 1 अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो थे, उनके पास मिलने जाते हैं। मुसलमानों के 35 लीडर थे, 35 मेंबर थे इस डेपुटेशन के, और ये लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे। इसका हेड जो था सर आगा खान था, सुल्तान मोहम्मद शाह इनके रियल नेम थे, सर आगा खान III। ये हेड थे शिमला डेपुटेशन के और इन्होंने इसमें डिमांड की थी कि जो मुसलमान हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए और मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट इलेक्शंस भी होने चाहिए। तो जो न्यू एक्ट आने वाला है उसके अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए काउंसिल के अंदर, और जो इलेक्टोरेट्स हो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये डिमांड उन्होंने रखी थी शिमला डेपुटेशन में और जो मानी भी गई थी। 1909 वाला जो एक्ट था उसमें ये चीजें शामिल की गई थी। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग किस तरह बना था? 30 दिसंबर 1906 ढाका के अंदर ये ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे मुस्लिम लीग के, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए थे और उस ड्राफ्ट को ग्रीन बुक का नाम दिया गया था। जो फर्स्ट रेगुलर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1907 में कराची के अंदर हुआ था और वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के सर आदम जी पीर भाई थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का सर आगा खान थे। सेक्रेटरी वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क थे। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी और कांग्रेस से कायदे आजम ने रिजाइन लिया था 1920 में। कायदे आजम 1913 से 1920 तक ये 7 साल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मेंबर था। लंदन में मुस्लिम लीग की ब्रांच ओपन की गई थी सैयद अमीर अली ने। इंडियन एक्ट 1909 वाला इंडियन एक्ट, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ये एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें जो मेन की फीचर्स थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम के लिए कुछ प्रोविंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो ये सवाल आता है कि सेपरेट
सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? 1909 वाले एक्ट में ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इसके अलावा जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इंक्रीज किए गए थे, जिसके अंदर इंडियंस भी शामिल थे। पहले इंडियंस इतने शामिल नहीं होते थे, इस एक्ट में इंडियन को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर शामिल किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। फिर क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट भी चलाई थी, तो उसके रिएक्शन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो पार्टीशन है उसको अनल किया गया था, उसको खत्म किया गया था। बंगाल को दोबारा रीयूनाइट किया गया था और ये 1911 में किया गया। तो अनलमेंट ऑफ बंगाल 1911 में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंगे ने ये अनलमेंट किया था दिल्ली दरबार के अंदर 1911 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट फर्स्ट टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था दिसंबर 1916 के अंदर। और इस पैक्ट में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था और ये जो खिताब दिया गया था सरोजनी नायडू ने ये डिक्लेयर किया था। कायदे-ए-आज़म जो है एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट थे और क्योंकि कायदे-ए-आज़म दोनों पार्टीज के मेंबर थे तो उनकी कोशिशों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलके ये पैक्ट बनाया था। तो इसके अंदर टोटल 19 पीपल थे और 19 लोग थे कमेटी की। कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की तरफ से साइन किया था ये पैक्ट और गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की तरफ से ये पैक्ट साइन किया था। अब इसमें क्या था, इस पैक्ट के अंदर जो रिफॉर्म्स थे, सेपरेट सीट्स मुस्लिम के लिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हिंदुओं की प्रोटेक्शन होगी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के अंदर और मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन होगी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज के अंदर। 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर मुस्लिम्स को। उसके अलावा जो काउंसिल होगी गवर्नर की प्रोविंसेस के अंदर इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन 50% होनी चाहिए। तो ये पैक्ट था जो न्यू एक्ट आने वाला था, उसके लिए ये पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दिया था, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916 में ये पैक्ट हुआ था। इंडियन एक्ट 1919 में इंडियन एक्ट आया था जिसको मॉन्टेगो चांस फॉर रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो मेन फीचर है वो डीआरची सिस्टम है। तो डीआरची सिस्टम फर्स्ट टाइम 1919 वाले एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें दो सिस्टम थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, जैसे लॉ, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सारे डिपार्टमेंट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। और जो लोकल इंडियंस थे उनके कंट्रोल में एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट थी। तो ये डीआरची सिस्टम है। ये डीआरची सिस्टम 1919 वाले एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए किए गए थे और इसके अंदर जो असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली है उसका टर्म 3 साल रखा गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट का टर्म 5 साल रखा गया था। और जो मेंबर थे इंडियन वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 8 में से 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए। इसके अलावा एक कमीशन अपॉइंटमेंट करने का भी कहा गया था, जो 10 साल के बाद मतलब 1929 के अंदर ये कमीशन बनाई जाएगी, जो नेक्स्ट आने वाला एक्ट है उसमें रिफॉर्म्स देने के लिए। 1919 के अंदर रॉवल्ट एक्ट आया था। इस एक्ट में पुलिस को पावर्स दिए गए थे। सिडनी रॉवल्ट ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और इसमें पुलिस को पावर दिए गए थे विदाउट एनी रीजन, विदाउट ट्रायल किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये एक्ट था 1919 के अंदर। इस एक्ट के रिएक्शन में प्रोटेस्ट हुए और जलियांवाला बाग जो है उसके अंदर मैस्कर हुआ था। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग था, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे रॉवल्ट एक्ट के अगेंस्ट। और उसी टाइम जो है जनरल डायर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो फायरिंग करें और उसके रिएक्शन में तकरीबन 400 इंडियंस जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये जो जनरल डायर है इसको बाद में 1940 में उधम सिंह ने लंदन में शूट किया था। तो खिलाफत मूवमेंट है, ये 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1924 तक। ये एक मूवमेंट थी क्योंकि वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इसमें तुर्की जो थी, जो उस टाइम खिलाफत उस्मानिया थी, और ब्रिटिश, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और इसमें ब्रिटिश जो है उन्होंने मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनसे सपोर्ट मांगी थी और उसके रिएक्शन में खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। इसमें जो मेन लीडर्स थे शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान, ये 4 मेन लोग थे जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी जिन्होंने मीटिंग की थी 1920 में वाइसराय के साथ। इसके अंदर उन्होंने डिमांड की थी कि जो तुर्किश खिलाफत है उसको मेंटेन किया जाए, जो भी होली प्लेसेस है मुस्लिम्स की उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो यूनिटी है ऑटोमन एम्पायर की उसको मेंटेन किया जाए। ये इनकी डिमांड थी। 5 साल की मूवमेंट थी। तो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं इसमें हुए थे, जैसे TTF 7 1920 में हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट
मुसलमानों ने स्टार्ट की थी। 1920 में हिजरत मूवमेंट स्टार्ट की थी अफगानिस्तान की तरफ। 1920 के अंदर मोपला रिवोल्ट हुआ था 1921 में केरला के अंदर। इसी तरह सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये गांधी ने स्टार्ट की थी 1922 में, क्योंकि गांधी ने भी सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। फिर जब चोरी चूरा इंसिडेंट हुआ था 1922 के अंदर, तो फिर गांधी ने खिलाफत मूवमेंट से अलहदगी कर ली थी। और 1924 में क्योंकि खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी, मॉडर्न तुर्की बन गई थी, तो उसके बाद 1924 में ये खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो चुकी थी। साइमन कमीशन है 1927 में 1919 के एक्ट के अंदर एक कमीशन का जिक्र किया गया था कि 10 साल के बाद कमीशन बनाई जाएगी। तो ये साइमन कमीशन थी, ये बनाई गई थी 1927 में। जो फर्स्ट विजिट हुआ था साइमन कमीशन का 1928 में 28 फरवरी को हुआ था। सेकंड विजिट 1929 में हुआ था। और ये जो साइमन कमीशन है इसने पब्लिश की थी रिपोर्ट 1930 में। तो इसके अंदर जो मेंबर थे 7 थे। इसको लीड कर रहा था सर जॉन साइमन। और ये जो रिपोर्ट थी 2 पार्ट्स में थी, और इन्होंने 1930 जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की थी साइमन ने। तो ये इस कमीशन को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी अपोज किया था। 1928 में ये साइमन कमीशन के रिएक्शन में नेहरू ने रिपोर्ट दी थी 1928 में। अब इस रिपोर्ट के तहत ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता के अंदर, जो मोतीलाल नेहरू हैं वो चेयर थे इसके अंदर। और नेहरू रिपोर्ट के अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स की थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। जो गवर्नमेंट थी वो फेडरल होनी चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी इन्होंने रिजेक्ट किया था। जितनी मुस्लिम्स की डिमांड्स थी वो सारी नेहरू रिपोर्ट के अंदर रिजेक्ट की गई थी, उनको इग्नोर किया गया था। तो ये जो 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी, उसके रिएक्शन में कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट दिए थे 1929 में। तो कायदे आजम ने ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में ये अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। और ये 14 पॉइंट जो मुस्लिम्स हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 14 पॉइंट्स बताई थी। तो कायदे आजम ने कहा था कि कोई भी आइन, कोई भी लॉ बनेगा तो इन 14 पॉइंट्स के बगैर अगर बना तो मुस्लिम्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनमें फेडरल सिस्टम का कहा गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम की जरूर होनी चाहिए सेंटर के अंदर। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वहां पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। कोई भी लॉ तब तक एक्सेप्ट नहीं हो सकता, नहीं बन सकता जब 3/4 अप्रूव होना चाहिए असेंबली के अंदर। सिंध को सेपरेट किया जाए मुंबई से। एनडब्ल्यूएफ के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर, सर्विस के अंदर मुस्लिम का शेयर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूल्स इन्होंने कहे थे, माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए भी कहा था। तो ये 14 पॉइंट्स थे कायदे आजम की। 1930 में 1930 में इलाहाबाद का एड्रेस, जो फेमस एड्रेस है अल्लामा इकबाल ने दिया था, ये मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था इलाहाबाद के अंदर, जिसमें फर्स्ट टाइम किसी जलसे के अंदर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर पाकिस्तान की डिमांड की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। तो ये 2 नेशन थ्योरी बयान की थी अल्लामा इकबाल ने 1930 वाले इलाहाबाद के एड्रेस में। फिर 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, और ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस कामयाब नहीं हुई थी। तो इसमें फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। 2 नवंबर 1930 से ये स्टार्ट हुई थी। इसमें कांग्रेस ने बायकॉट किया था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही थी कांग्रेस की, तो उस टाइम कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं की थी। मुस्लिम लीग से कायदे आजम ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हुई थी क्योंकि कांग्रेस में थी नहीं। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। 7 सितंबर 1931 से शुरू हुई थी ये कॉन्फ्रेंस और दिसंबर 1931 तक ये चली थी। तो इसमें गांधी भी थे, अल्लामा इकबाल भी थे, कायदे आजम भी थे और दूसरे मुस्लिम लीडर्स भी थे। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर दिसंबर 1932 में। इसमें गांधी ने अटेंड नहीं किया था कम्युनल अवार्ड्स की वजह से, क्योंकि 1932 में कम्युनल अवार्ड्स आए थे जिसकी वजह से गांधी ने अपोज किया था और इसको ज्वाइन नहीं किया था। कायदे आजम ने भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि पहले 2 ही रिजेक्ट हो चुके थे और कांग्रेस इसमें सीरियस नहीं थी। इस वजह से कायदे आजम ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की थी। तो इस तरह ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में। और ये सवाल आ सकते हैं कि किसने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड की थी, या फिर इनका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। 1933 में नाउ और नेवर एक पंफलेट था, चौधरी रहमत अली ने ये लिखा था और इसके अंदर इन्होंने
पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड लिखा गया था और पाकिस्तान की डिमांड की गई थी जो मुस्लिम के लिए अलग होमलैंड होगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो ये फर्स्ट टाइम नाउ और नेवर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लिखा गया था और ये पाकिस्तान वर्ड किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने। फिर 1935 इंडियन एक्ट आता है 1935। तो इसके अंदर 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल थे। इसमें फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का था। जो डीआरची सिस्टम था 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 1935 में इसको एंड किया गया था। इसको सेक्रेटरी स्टेट जो है इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था और गवर्नर की पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सिंध को मुंबई से सेपरेट किया गया था 1936 में इस एक्ट के तहत। इसी तरह बिहार और ओडिशा जो है दो अलग अलग प्रोविंसेस में इनको स्प्लिट किया गया था। बुर्मा को इस एक्ट के तहत इंडिपेंडेंस मिली थी 1937 में। बुर्मा जो है इंडिया से ये सेपरेट हुआ था। 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी। 1937 में इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपना गवर्नमेंट बनाया था। सीट्स वन की थी, तकरीबन 761 सीट्स जो है इन्होंने जीत ली थी 1771 से। मुस्लिम लीग इसमें फेल हुआ था। 949 और 491 सीट्स में से सिर्फ 109 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो ये जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी तो उस टाइम पे बड़ा जुल्म किया था इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ। आजान को बैन कर दिया गया था। न्यू मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे बैन था। काउ स्लॉटर पे बैन था। मस्जिद के अंदर ये लोग म्यूजिक चलाते थे। तो ये बड़े जो है जुल्म हुए थे उस टाइम पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के टाइम पे मुसलमानों के खिलाफ। देन 1939 में ये सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था और उसमें ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने रिजाइन किया था ताकि प्रेशर बढ़े ब्रिटिश पे और उसकी वजह से इन्होंने 1931 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रिजाइन के बाद मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस योम निजात मनाया था। ये योम निजात डे ऑफ डिलीवरेंस दिसंबर 22 1939 को सेलिब्रेट किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग का जो रिएक्शन था, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले तो एक पीरपुर रिपोर्ट पब्लिश की थी 1939 में। ये जो पीरपुर रिपोर्ट है इसमें जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उनके जो क्रूएलिटी थी मुस्लिम्स के खिलाफ वो बताई गई थी और ये पीरपुर रिपोर्ट सैयद मोहम्मद अली ने बनाई थी। इसी तरह फजल हक और शरीफ रिपोर्ट थी 1939 में बनाई गई थी। तो ये रिपोर्ट भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के जो जुल्म हुए थे मुसलमानों पे बिहार के अंदर उन पे ये मबनी थी। ये 1939 में फजल हक और शरीफ ने रिपोर्ट बनाई थी। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में हुआ था। ये लाहौर रेजोल्यूशन मूव किया था ए.के. फजल हक ने और इसको सपोर्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसमें क्या था, इसमें सेपरेट मुल्क सेपरेट नेशन मुसलमानों के लिए डिमांड की गई थी। तो ये जो रेजोल्यूशन था प्रिपेयर किया था मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने, ये प्रिपेयर किया था, प्रेजेंट किया था ए.के. फजल हक ने। ये बंगाल के सीएम थे। इसी तरह हर प्रोविंस से जो है ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था। मौलाना जफर अली खान पंजाब से इन्होंने प्रेजेंट किया था। सरदार औरंगजेब ने NWFPA की तरफ से, सर अब्दुल्ला हारून ये सिंध के पहले गवर्नर भी हैं, सिंध से इन्होंने किया था। काजी ईसा बलूचिस्तान से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आती है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था 8 अगस्त 1940 में। इसमें क्या था, इन्होंने इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बनाने का कहा था वार के बाद। इसके अलावा जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह कंसल्टेटिव असेंबली भी एस्टेब्लिश की जाएगी। वार के बाद इन्होंने ये ऑफर दी थी इंडियंस को। 1942 में क्रिस मिशन आता है। क्रिस मिशन 22 मार्च 1942 में आता है। सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे हेड इनके और इसका एम क्या था, तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये इंडियंस की सपोर्ट लेने के लिए आया था वर्ल्ड वार 2 में, ताकि इंडियन जो है वो लॉयल रहे ब्रिटिश के साथ। तो इन्होंने ये प्रपोजल दिए थे। तो इन्होंने कहा था कि जनरल इलेक्शंस होंगी प्रोविंस के अंदर, जैसे ही वार एंड हो जाएगा इंडियन डोमिनियन स्टेट बनाई जाएगी जो यूके से एसोसिएटेड होगा और जो प्रोविंसेस डोमिनियन स्टेट को ज्वाइन नहीं करेंगे वो अपना सेपरेट यूनियन बना सकते हैं और मिनोरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये इनके प्रोपोजल थे क्रिप्स मिशन के। तो यहाँ पर कांग्रेस का रिएक्शन था, ये जो क्रिप्स मिशन है ये आउटडेटेड चेक है, गांधी ने कहा था और कांग्रेस ने इसके रिएक्शन में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाई थी अगस्त 1942 के अंदर। मुस्लिम का रिएक्शन था, ये स्कीम यूनाइटेड इंडिया की एक मुस्लिम लीग थी, वो सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रही थी, यूनाइटेड इंडिया की डिमांड नहीं कर रही थी। तो ये जो क्रिप्स मिशन था मुस्लिम लीग को ये यूनाइटेड इंडिया की स्कीम लगी थी उस टाइम। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इन प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। इलेक्शन होते हैं इंडियन इलेक्शन 1946 के इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस का लोगो था यूनाइटेड इंडिया। कांग्रेस चाहती है एक ही इंडिया बनेगा। मुस्लिम लीग का जो स्लोगन था
وہ تھا پاکستان کے ہم مسلمانوں کو الگ ایک ملک دیں گے، دلوا دیں گے۔ تو اس الیکشن کے اندر سینٹرل میں یہ الیکشن ہوئے تھے 1945 کو۔ مسلم لیگ نے 30 میں سے 30 مسلم سیٹ جو ہیں جیت لی تھی، اور کانگریس نے ٹوٹل 57 سیٹس جیتے تھے۔ پروونشل کے اندر مسلم لیگ نے 495 میں سے 430 سیٹس جیت لی تھی۔ تو یہ جو الیکشنز ہیں، مسلم لیگ 11 میں سے 8 پروونس میں جیتے تھے۔ تو اس الیکشن میں مسلم لیگ جو ہے وہ جیت گیا تھا۔ کیبینٹ مشن آتا ہے، کیبینٹ مشن 1946 کے اندر یہ ڈسکس کرنے آیا تھا کہ جو پاور ہے برٹش گورنمنٹ سے انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ میں کس طرح ٹرانسفر ہوگا۔ تو انہوں نے ایک لانگ ٹرم پلان دیا تھا، ایک شارٹ ٹرم پلان دیا تھا۔ لانگ ٹرم میں تین گروپ تھے، ایک گروپ کے اندر ہندو میجورٹی ایریاز تھے، بی گروپ کے اندر مسلم میجورٹی ایریا تھے، اور جو سی گروپ ہے اس میں دونوں مسلم اور ہندو ایکول ہوں نمبرز کے اندر۔ اور جو شارٹ ٹرم تھا اس میں انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنانے کا کہا تھا۔ نیکسٹ ہے 3 جون پلان 1947۔ 3 جون پلان کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں یا پارٹیشن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس پلان کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو وائس رائے تھے اس ٹائم کے، انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی کہ 15 اگست کو انڈیا اور پاکستان کو انڈیپینڈنس دی جائے گی۔ یہ اس کا 3 جون پلان تھا۔ اس پلان کے مطابق کہ جو کنٹریز بنے گی وہ اپنا قانون خود بنا سکتے ہیں۔ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو رائٹ ہے کہ وہ پاکستان سے یا پھر انڈیا سے جوائن کر سکتے ہیں، جو جغرافیکل اور پیپل کی وش کے مطابق۔ NWFP میں ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ تو یہ 3 جون پلان تھا۔ 1900 سے لے کے 1947 تک جو مین ایونٹس ہوئے تھے، جیسے 1904 میں کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ پاس کیا گیا تھا، 1911 میں دہلی کو کیپیٹل بنایا گیا تھا، 1912 میں الہلال اردو نیوز پیپر جو ہے عبد الکلام آزاد انہوں نے شائع کیا تھا۔ انجمن خندم کعبہ یہ مولانا عبد الباری ایسوسیشن بنائی تھی آٹومن امپائر کے سپورٹ کے اندر۔ ریشمی رومال یہ تحریک ہوئی تھی 1913 کے اندر، محمود الحسن نے یہ سٹارٹ کی تھی۔ کانپور مسجد ٹریجڈی 1913 کے اندر ہوئی تھی۔ 1916 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور 1920 میں انہوں نے کانگریس لیفٹ کیا تھا۔ 1919 میں ہنٹر کمیشن آئی تھی، جلیانوالہ باغ جو ماسکر ہوا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ 1920 میں ایمو کالج جو ہے یونیورسٹی بنی تھی۔ 1922 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ 1923 میں ٹریٹی آف لاسن یہ ہوئی تھی۔ 1923 میں سوراج پارٹی فارم ہوئی تھی۔ 1923 میں ہی شدی موومنٹ جو ہے اسٹارٹ ہوئی تھی۔ 1928 میں خدائی خدمتگار ریڈ شرز ان کو کہتے ہیں، عبد الغفار خان بادشاہ خان KPK میں انہوں نے یہ نان وائلنٹ موومنٹ تھی اسٹارٹ کی تھی۔ 1945 میں گاندھی نے پولیٹکس چھوڑ دیا تھا۔ 1946 کے اندر نیول میوٹنی ہوئی تھی، انڈین نیول میوٹنی 1946 میں۔ 1946 کے ہی اندر ڈائریکٹ ایکشن ڈے مسلم لیگ نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ تو یہ کمپلیٹ میجر ایونٹس تھے، اور یہ پورا پاکستان موومنٹ تھی، جس میں یہ جتنے بھی ایونٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، مین پوائنٹس ان کے یہیں سے ہی ٹیسٹ میں آتے ہیں سوال۔ اس ویڈیو کو اگر آپ صحیح سے دیکھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان اسٹڈی کا جو پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کے پریکٹس MCQs بھی ہیں، تو آپ نے یہ 15 MCQs آپ کو دیے گئے ہیں۔ اگر صحیح سے آپ نے کلاس دیا ہے تو ضرور ان 15 MCQs کو آپ سالو کر سکتے ہیں، اور ان کے آنسر ضرور کمنٹس میں آپ نے بتانے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ویڈیو تھا، کوئی بھی چیز پوچھنی ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔